गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की ऑनलाइन क्लास में आप क्लास 9th लेसन नंबर 4 क्लाइमेट जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए 3 मूल तत्व होते हैं। 3 मूल तत्व। पहला है उस क्षेत्र की स्थलाकृति, उस क्षेत्र का अपवाह ड्रेनेज सिस्टम और उस क्षेत्र की जलवायु। तो आप 3 मूल तत्वों में से 2 मूल तत्व यानी स्थलाकृति और अपवाह के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। आज आप तीसरे प्राकृतिक पर्यावरण के तीसरे मूल तत्व जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आपने कभी यह सोचा होगा या आपके मन में यह विचार आया होगा कि हम दिसंबर के महीने में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं, या मई का महीना गर्म होता है क्यों होता है, जून या जुलाई में वर्षा क्यों होती है। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप भारत की जलवायु चैप्टर का अध्ययन कर करके जान सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप देखिए कि जलवायु कहते किसे हैं। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि आप जलवायु के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो जलवायु कहते किसे हैं। तो जलवायु एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि का तात्पर्य यहाँ पर लगभग 30 वर्ष से अधिक, तो लंबे समयावधि में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग जलवायु कहलाता है। और दूसरा है मौसम। तो मौसम किसे कहते हैं? तो मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि मौसम तथा जलवायु के तत्व यानी मौसम और जलवायु का निर्माण जिन तत्वों से होता है वो एक ही हैं। तो कौन से तत्व हैं? तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण प्रेसिपिटेशन। ये जो है मौसम और जलवायु को बनाने वाले तत्व हैं। लेकिन अब अंतर क्या है फिर मौसम और जलवायु में? एक तो पहले आपने अर्थ समझ लिया। अब अंतर आपको समझना है कि मौसम की अवस्था प्रायः एक दिन में कई बार बदल सकती है या बदलती रहती है, लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह, महीनों तथा वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक समान बनी रहती है। जैसे दिन गर्म या ठंडे, हवादार या शांत, आसमान बादलों से घिरा होगा या साफ होगा, आर्द्र होगा या शुष्क होगा। तो कुछ भी इसमें संभव है। तो महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु या वर्षा ऋतुओं में विभाजित किया जाता है। तो आप पाएंगे कि विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, क्योंकि पूरे विश्व में जो वायुमंडलीय दशा होती है, लंबे समय तक जो मौसम का औसत होता है, योग होता है, वो अलग अलग होता है। इसलिए विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। लेकिन आपको अपने देश के बारे में समझना है, भारत के बारे में जानना है कि भारत की जलवायु कैसी है और क्यों है। तो सबसे पहले आप देखिए इसमें कि भारत की जलवायु, यदि आपसे कोई प्रश्न करता है कि भारत की जलवायु कैसी है, तो आप एक लाइन में इसका उत्तर दे सकते हैं कि भारत की जलवायु मानसूनी है। लेकिन अब मानसून शब्द का क्या अर्थ है? तो मानसून शब्द का शाब्दिक अर्थ है, जो कि अरबी शब्द मौसम से इसकी उत्पत्ति हुई है, इसका अर्थ है मौसम। अब मानसून शब्द को मौसम कहा जाता है, यानी इसकी उत्पत्ति मौसम से हुई है, अरबी शब्द के।
और वास्तव में आप यदि मानसून शब्द का अर्थ जानना चाहते हैं तो थोड़ा उसको और अलग तरीके से भी समझना होगा। मानसून का अर्थ है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन, यानी मानसून उन पवनों को कहा जाता है जो कि ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती हैं या अपनी दिशा को बदल देती हैं। और जो मानसूनी जलवायु है, इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में पाई जाती है। तो पूरे देश की जलवायु तो मानसूनी कही जाएगी, लेकिन आप जलवायु की अवस्था में प्रादेशिक भिन्नताएं भी देखेंगे, यानी हर क्षेत्र में जलवायु की अवस्थाओं में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो कौन कौन सी विभिन्नताएं पाई जाती हैं? हम दो तत्वों को लेंगे, तापमान और वर्षण, जो कि जलवायु का निर्माण करते हैं। इन दोनों में देखेंगे कि आपके देश की जलवायु तो मानसूनी है, लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप पाएंगे कि इसमें अंतर पाया जाता है। तो उन प्रादेशिक विभिन्नताओं को, उन अंतरों को भी आपको यहाँ पर समझना है। तो सबसे पहले आइए आप देखिए कि गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में तापमान लगभग 20 डिग्री ही रहता है। सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान -45 डिग्री तक हो जाता है, जबकि तिरुवनंतपुरम में यह 22 डिग्री सेंटीग्रेड ही हो सकता है या होता है। तो अब प्रश्न ये उठता है, जिसका उत्तर आपको सोचना है कि कुछ क्षेत्रों में रात एवं दिन के तापमान में बहुत अधिक अंतर क्यों होता है। जैसे थार के मरुस्थल में दिन का तापमान लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है, जबकि उसी रात यह नीचे गिरकर 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। तो ऐसा कैसे होता है, क्यों होता है? तो आपको पता होना चाहिए पहले कि मरुस्थल कहते किसे हैं। तो मरुस्थल आमतौर पर उन स्थानों को कहते हैं जहाँ पर कि 25 डिग्री सेंटीमीटर से भी कम वार्षिक वर्षा होती है, उन क्षेत्रों को मरुस्थल कहा जाता है। तो थार का मरुस्थल जो है रेतीला है, वहाँ रेत बहुत पाई जाती है, वहाँ बादलों का आवरण नहीं है। तो इसका परिणाम क्या निकलेगा कि जब सूर्य की किरणें आएंगी तो सीधे जो है बिना किसी रोक टोक के वहाँ की रेत को बहुत तेज़ी से गर्म कर देती हैं। वैसे भी रेत का स्वभाव होता है, वो ऊष्मा को अवशोषित बहुत तेज़ी से करता है, तो बहुत जल्दी जो है वो गर्म हो जाता है। लेकिन उसकी एक ख़ास बात ये भी है कि रेत से जितनी जल्दी रेत गर्म होती है उतनी जल्दी रेत जो है ठंडी भी होती है। तो थार के रेगिस्तान में बादलों का आवरण जो है नहीं होता है, वायुमंडल विरल होता है, सूर्य की किरणें जो है बिना किसी खास रोक टोक के सीधे धरती पर पड़ती हैं, जिससे कि वहाँ की रेत गर्म हो जाती है और तापमान में बहुत तेज़ी से वृद्धि हो जाती है। लेकिन जब सूर्य अस्त होगा, जब सनसेट हो जाएगा, तो इसके बाद रेत उतनी तेज़ी से ही फिर ठंडी होने लगती है, ऊष्मा को विकिरित करने लगती है। बच्चों, यहाँ पर एक बात और भी आपको समझ लेनी है कि विकिरण, ऊष्मा का विकिरण दो तरह का होता है। एक सौर विकिरण, सूर्य जो है ऊष्मा का सबसे बड़ा स्रोत है, या कह सकते हैं आप एकमात्र स्रोत है। तो उससे जो विकिरण होता है उसको हम लोग सोलर रेडिएशन कहते हैं। तो सोलर रेडिएशन होता है तो धरती गर्म होती है, और फिर धरती जो है कि रात में
ठंडी होती है, यानी धरती से उष्मा रिलीज होती है, विकिरित होती है। तो इसको हम लोग जो है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं, पार्थिव विकिरण कहते हैं। तो सनसेट के बाद यानी सूर्यास्त के बाद जब जो है कि रेत ठंडी होने लगती है, ऊष्मा उससे जो है बाहर निकलने लगती है, तो यह ऊष्मा जो है अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है, क्योंकि इस ऊष्मा को भी रोकने के लिए वहाँ बादलों का आवरण नहीं है और जो वायुमंडल है वो बहुत ही विरल है। तो पूरी की पूरी ऊष्मा जो है अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है, जिसके कारण जो है रेगिस्तान एकदम से ठंडा हो जाता है, यानी उसका टेम्परेचर एकदम से नीचे गिर जाता है। अब दूसरी ओर एक प्रश्न और उठता है कि केरल या अंडमान एवं निकोबार में दिन तथा रात का तापमान लगभग एक समान क्यों रहता है? तो इसका बहुत सामान्य सा उत्तर होगा कि केरल और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह ये समुद्र तट के पास हैं। वैसे तो अंडमान निकोबार चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, लेकिन केरल का आप देखेंगे तो वो समुद्र तट के पास है। तो समुद्रों का समताकारी प्रभाव जो किसी स्थान पर पड़ता है, उसके कारण से दिन तथा रात के तापमान में अंतर कम पाया जाता है। एक बात। दूसरी बात जो है, ये दोनों स्थान चूँकि विषुवत वृत्त के पास हैं, इसलिए यह उष्णकटिबंध में स्थित हैं, जिसके कारण भी जो है यहाँ पर दिन तथा रात के तापमान में अंतर बहुत ही कम होता है, यानी दिन और रात का तापमान लगभग समान होगा। तो इसका प्रमुख उत्तर तो यही होगा आपका। उसे तो दो कारण आपको बताया गया, लेकिन जो प्रमुख उत्तर है या प्रमुख कारण है वो समुद्रों का समताकारी प्रभाव है। समुद्र जो है कि तापमान को नियंत्रित करता है, कम तापमान को बढ़ा देता है, बढ़े हुए तापमान को घटा देता है। अब हम लोग दूसरे तत्वों पर चर्चा करते हैं कि वर्षण के रूप तथा प्रकार में भी जो है पूरे देश में विभिन्नता पाई जाती है। अब ध्यान दीजिएगा आप फिर से कि भारत की जलवायु तो मानसूनी है, लेकिन तापमान में आप देख रहे हैं प्रादेशिक भिन्नता है। इसी प्रकार से वर्षण में भी प्रादेशिक भिन्नता पाई जाती है। तो क्या भिन्नता है? वर्षण के रूप तथा प्रकार में ही नहीं, बल्कि इसकी मात्रा एवं ऋतु के अनुसार वितरण में भी भिन्नता पाई जाती है। तो वर्षा और वर्षण में आप थोड़ा सा, वैसे तो आपको पहले भी पढ़ा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर फिर से आपको रिमाइंड करा दे रहा हूँ कि वर्षण और वर्षा में क्या अंतर होता है। वर्षा जल की बूंदों का जो है कि धरती पर गिरना वर्षा कहलाता है, और वर्षण में जो है कि वर्षा भी शामिल है, हिमपात भी शामिल है, ओलावृष्टि भी शामिल है, यानी कि और फाग कोहरा भी जो है शामिल है। तो इसको जो है कि सामूहिक रूप से हम लोग वर्षण कहते हैं। तो वर्षा क्या है? वर्षण का एक रूप है। अब आइए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखिए कि हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है तथा देश के शेष भाग में यह वर्षा के रूप में होता है। तो वार्षिक वर्षण में भी आप भिन्नता देख सकते हैं। एक तो वर्षण के रूप अलग अलग होते हैं और दूसरा वार्षिक वर्षण में भी अंतर होता है। जैसे मेघालय में आप देखेंगे कि 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, जबकि लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान, जिसको आप रेगिस्तान कहते हैं, लद्दाख भी रेगिस्तान है, वो ठंडा रेगिस्तान है। तो लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान में यह 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। अब देखिए, भारत की जलवायु मानसूनी है, तापमान में आपने अंतर देखा और वर्षा में भी आप जो है अंतर देख रहे हैं। तो वर्षा यानी वर्षण के स्वरूप और मात्रा दोनों में भी आप अंतर देख सकते हैं। तो देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में जैसे तमिलनाडु का तट है, वहाँ पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर एवं नवंबर में होती है। अब ये क्यों होती है अक्टूबर नवंबर में, इसका हम जो है इस चैप्टर में आगे कारण भी बताएंगे।
सामान्य रूप से आप देखेंगे कि जो समुद्र तटवर्तीय क्षेत्र हैं वहाँ तापमान में विभिन्नताएं कम पाई जाती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप जो है तट से दूर होते जाएंगे, देश के आंतरिक हिस्सों में बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे जो है तापमान में अंतर बढ़ता जाता है। तो उत्तरी मैदानों में फिर देखिए वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, और ये विभिन्नताएं लोगों के जीवन में विविधता भी लाती है, जो कि उनके यानी आप हमके, आपका हमारा सबका जो भोजन है, जो वस्त्र है और जो घरों के प्रकार है, उसमें जो है ये विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। अब इस पर देखिए प्रश्न भी है, थोड़ा सा आप इस पर विचार करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा कि राजस्थान में घरों की दीवार, प्रश्न है राजस्थान में घरों की दीवार मोटी तथा छत चपटी क्यों होती है? तो दीवार मोटी होगी तो इसका तो सिंपल सा अर्थ यही निकलता है कि राजस्थान में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो दीवार लोग मोटी बनाते हैं ताकि उनका घर जो है जल्दी से गर्म न हो। छत चपटी क्यों होती है? एक तो छत चपटी रहेगी तो सूर्य की रोशनी उस पर आने में दोपहर हो जाएगी, और दूसरा जो है यदि थोड़ी बहुत वर्षा होती है तो वो रुकी रहेगी, तुरंत ही नीचे नहीं गिरेगी। तो ये जलवायु जो है इसका प्रमुख कारण है। दूसरा जो है तराई क्षेत्रों तथा गोवा एवं मंगलौर में ढाल वाली छत क्यों होती है? क्योंकि इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। यदि जो है ऐसी ढाल वाली छत नहीं बनेगी तो छत खराब हो जाएगी, तो वहाँ ज़्यादा बारिश होती है, पानी जो है जल्दी से बाहर निकल जाए, इसलिए छत जो है ढाल वाली होती है। तीसरा है असम में प्रायः कुछ घर बांस के खंभों पर बने होते हैं, क्यों? तो आपको पता है कि असम एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कि बाढ़ का खतरा प्रायः बना रहता है। ब्रह्मपुत्र नदी में वर्षा के मौसम में, वर्षा ऋतु में बाढ़ अवश्य आती है, तो स्वाभाविक है कि घर जो है बांस के खंभों पर होंगे तो वो बाढ़ के पानी से कम प्रभावित होंगे, और यही यदि धरातल पर होंगे तो वह जो है जलमग्न हो जाएंगे। तो ये इसका कारण हो सकता है या है।